ओके बच्चे, अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग जॉब्स, सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ पर ये डेफिनेशन पढ़ के तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ समझ आई कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप बना रहे होंगे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है जी, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 11th क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, लेकिन यहाँ पर तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। लेबर हो गई, ठीक है जी, आपकी मशीनरीज हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाइंग करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अथॉरिटीज़ की डेलीगेशन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो मोर इफेक्टिवली काम कर सकें। ठीक है जी, जितना अच्छे से वो लोग काम करेंगे उतना ही अच्छे से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। ये बात क्लियर सबको? इसके बाद आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। जी, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सीधा ही आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से मैटर मिल रहा है या कंटेंट मिल रहा है। जबकि हम अगर बात करें प्लानिंग के अंदर, तो पहले हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे, लिमिटेशंस पढ़ी थी, ऑल दैट। उसके बाद हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था। बट मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताया था कि प्लानिंग हो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, जो प्रोसेस है, दीज प्रोसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पेपर के अंदर कम से कम 10 से 12 नंबर का प्रोसेस का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे प्रोसेस के। ठीक है जी, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें प्लानिंग प्रोसेस की, तो इसके अंदर बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और बहुत ईजी सा प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम देखें तो दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं अपने वर्क को आइडेंटिफाई करूँगा कि जी मेरा क्या काम है, और फिर उस वर्क को मैं क्या करूँगा? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। कहीं ना कहीं ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी थी, एंड दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल का पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि हमारा जो भी वर्क होगा उसको स्मॉल स्मॉल टास्क या स्मॉल स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो कि प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, उसमें भी एक आ जा रहा है कि हम क्या करेंगे? हम लोग अपने वर्क को स्मॉल स्मॉल, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या काम होना है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उस वर्क को स्मॉल स्मॉल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जिनको जॉब्स कहा जाता है, उसके अंदर क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। और जब हम उनको डिवाइड कर दें तो कहीं ना कहीं उससे क्या होएगा? जो बर्डन है काम का वो भी एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक ही एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो जो टोटल बर्डन था वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी वजह से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क खत्म हो जाता है। स्पेशलाइजेशन आने का मतलब कि जो भी काम है वो पर्टिकुलर उस पर्सन, जो भी पर्सन उसको कर रहा होगा, उसके पास वो स्किल्स होंगे उस काम को करने के। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क खत्म हो जाएगा कि एक ही काम दो दो लोग नहीं कर रहे होंगे, या एक ही काम दोबारा से नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करें सेकंड थिंग इज, जब मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा अपने काम को और डिवाइड कर दूंगा उसको, तो उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं या ग्रुपिंग कर देते हैं उन सारे के सारे जॉब्स की जो कि रिलेटेड है या सिमिलर इन नेचर है। ठीक है जी, ऐसी जॉब्स जो कि रिलेटेड है या सिमिलर इन नेचर है, उन सबको कंबाइन कर दूंगा या ग्रुपिंग कर दूंगा। ठीक है, और जब मैं ऐसा करता हूं तो वो ग्रुपिंग करने के बाद एक लार्ज जॉब बन जाएगी। ठीक है जी, और उसको बोला जाता है डिपार्टमेंट। ठीक है जी, वो जो एक पर्टिकुलर, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिमिलर नेचर का काम हो रहा है सारा का सारा। ठीक है जी, और
उसके अंदर लेकिन काम काफ़ी सारे हैं। जैसे कि मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इस तरीके। सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ सेल्स का होगा, सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वो सारी की सारी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हो रही होंगी। अकाउंट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी सारी की सारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही हो रही होंगी, यानी कि जो भी कैश रिलेटेड होगी, बैंक रिलेटेड होगी, ठीक है, जितनी भी होंगी आपकी ट्रांजेक्शन सारी की सारी कहाँ हो रही होंगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हो रही होगी। यहाँ पर क्या था, देखो पहले हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांटा, ठीक है जी, फिर जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंबाइन कर दिया, उससे एक पर्टिकुलर क्या बन गया, डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन किस लिए करा जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करा जाता है ताकि हम कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकें, ठीक है जी, और उसके साथ साथ क्या कर सके, यूनिटी ऑफ एफर्ट को भी ला सके, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब क्या हुआ है, देखो मैंने वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांटने के बाद सिमिलर नेचर आइटम्स को एक डिपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया या ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ड्यूटीज़ को असाइन करूँगा, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या आएगा, जैसे ही डिपार्टमेंट बन जाएंगे उसके बाद मैं चार्ज दे दूंगा इंडिविजुअल्स को कि भाई आप इस डिपार्टमेंट के हेड हो, आप इस डिपार्टमेंट के हेड हो, आपको इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करना है, ये सारे के सारे चार्ज दे दिए गए, ठीक है जी। जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका हेड क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट है उसका हेड हो गया सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका हेड हो गया फाइनेंस मैनेजर, ठीक है जी, इस टाइप की चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो जॉब्स वगैरह है हर एक डिपार्टमेंट के मेंबर्स के बीच में एलोकेट कर दी जाएंगी एज पर देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट मैटर्स अ लॉट। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी पीछे कि जी पर्सन के पास जो स्किल्स हैं, पर्सन के पास जो क्वालिफिकेशन है, उसी के बेस पर हम उसको जॉब देंगे, जो कि हमने पढ़ा था राइट पर्सन एट राइट प्लेस, है ना, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट मटेरियल एट राइट प्लेस, सॉरी हमने पढ़ा था राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट मटेरियल एट राइट प्लेस, जो कि हमने कहाँ पर पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं, ये हमने पढ़ा था अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ा था, और उसके अंदर हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये मैटर करता है। फ्योल के ही प्रिंसिपल हैं, फ्योल के प्रिंसिपल के अंदर ही पढ़ा था ये भी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमें अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को फिट करना है भाई, अब तो टाइम ही नहीं बचा, तो ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, द नेक्स्ट थिंग इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करेंगे। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जी कौन पर्सन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, कौन पर्सन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, इन रिलेशनशिप को भी हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है जी, जिसे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहा जाता है, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो सके। इसके अंदर क्या होता है, देखो सिर्फ काम को डिवाइड करना ही इनफ नहीं होता, ठीक है, उसके साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को ये भी पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर कहाँ से लेने हैं और उसे किसको अकाउंटेबल है वो पर्सन, ठीक है जी। या दैट मीन्स कि लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे ऑर्डर लेने हैं पर्टिकुलर फाइनेंस हेड से, ठीक है जी, और मैं अकाउंटेबल किसके होऊंगा, फिर या तो फाइनेंस हेड के अकाउंटेबल होऊंगा या फिर बॉस के अकाउंटेबल होऊंगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि फाइनेंस हेड से ऑर्डर लेकर के और मैं अकाउंटेबल हूँ प्रोडक्शन हेड के, तो दिक्कत वाली बात है भाई, जिस पर्सन ने मुझे ऑर्डर दिए हैं मैं उससे ही अकाउंटेबल हूँ। तो यहाँ पर पहले से ही आपको बता दिया जाएगा कि जी आपको ऑर्डर इस पर्सन से लेने, आपको अकाउंटेबिलिटी इस पर्सन को दे, जवाबदेही, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। तो यही सिर्फ 4 होते हैं हमारे प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग के। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा था बताइए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड द फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपका काम ये है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि कौन सा एक प्रिंसिपल है वो यहाँ पर आया है, तो वो थोड़ा सा दिमाग के अंदर गौर फरमाइएगा। इसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली चीज़, जब मैं अपने वर्क को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, एक राइट पर्सन को राइट पोजीशन के ऊपर, बस वही बस यहाँ पर अगर हम बात करें, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस के अंदर, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हम अपने वर्क को स्मॉलर स्मॉलर टास्क में बांट देते हैं तो फिर वो टास्क जो है एक स्पेशलिस्ट पर्सन कर रहा होगा जिसके पास पर्टिकुलर वो स्किल्स होंगे, ठीक है जी, उस टास्क को परफॉर्म करने के। तो इस वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है विच लीड्स टू एफिशिएंट एंड स्पीडी परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, ठीक है जी। इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से एफिशिएंट और स्पीडी परफॉर्मेंस होगी किसी भी टास्क, ठीक है जी। यानी वो टास्क जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी होगा और वो टास्क जल्दी भी परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब जब आपको ये साफ साफ पता है कि ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात, जो हमारा था कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर, राइट मटेरियल को राइट प्लेस पर रखना है, ठीक है जी। इसके बाद क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर है कि भाई आपको अब अगर पता है कि आप किसके अकाउंटेबल हो और आपको किससे ऑर्डर लेने हैं, तो वर्किंग रिलेशनशिप में साफ साफ क्लैरिटी है। और वो क्लैरिटी होने की वजह से क्या आएगा, हर एक पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी भी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी हर एक जॉब की, जिसकी वजह से क्या आएगा, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है जी। कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे उनके बीच। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक क्लियर डिस्क्रिप्शन आएगी जॉब की, जिसके थ्रू क्या आएगा, हमेशा जो भी रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, जो भी उस जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन या फिर कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। भाई अगर एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहेगा तो कहीं ना कहीं देखो, जो भी मिस्टेक्स हो सकती हैं हमारे काम के अंदर, वो सारी की सारी मिस्टेक्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करेगा तो आगे की दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, ना तो कोई डुप्लीकेशन, ना ही कोई कन्फ्यूज़न रहेगी, और वर्किंग रिलेशनशिप्स के अंदर भी क्लैरिटी रहेगी, जिसकी वजह से जो भी हमारा काम है वो प्रॉपरली क्या हो पाएगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये बात क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर क्या आएगा, जब आप एक प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब करोगे तो उसकी वजह से क्या आएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या फिर ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। कैसे, मेरा ये टोटल काम था, इस काम को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पर्सन को वो छोटे छोटे पार्ट का काम दे दिया, तो उस केस के अंदर क्या है, हर पर्सन अपना पोर्शन जो है वर्क का वो कंप्लीट कर रहा होगा। तो जब सारे लोग अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। कोई एक पर्सन जो है वो ना तो डबल काम कर रहा है, ना ही कोई दो पर्सन एक काम कर रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, डुप्लीकेसी की या ओवरलैपिंग की सिचुएशन है। तो अपने आप ही मेरा जो काम है उसके अंदर जो भी मेरे रिसोर्सेज होंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज अडॉप्शन टू चेंज। जो भी हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहेगा तो वो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है रिलेटेड टू चेंजेस इन वर्कलोड और एनीथिंग, तो कोई भी कभी दिक्कत नहीं आती। या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए, उसकी वजह से अगर हमें कोई भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीज़न, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क है वो सारे स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, तो अगर उस वर्क में कोई दिक्कत भी आएगी तो दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड, तो वो भी उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इन शॉर्ट अगर हमारे पास एक स्पेशलिस्ट पर्सन होगा तो वो उस चीज़ को सीख लेगा, जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिले नहीं होगा उसके अडॉप्शन, चेंज के अडॉप्शन में, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद हम बात करें द नेक्स्ट थिंग इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा मदद करती है एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के अंदर। मतलब जो एक पर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी पर्सन हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। किस तरीके से, जब मैनेजर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा एम्प्लॉयज़ को,
जब मैनेजर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा तो कहीं ना कहीं देखो मैनेजर का वर्कलोड कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएगा किस चीज़ के ऊपर, ग्रोथ एंड इनोवेशन के ऊपर। अगर देखो मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो मैं ग्रोथ के ऊपर या कुछ नए चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा भाई, नॉर्मल से ज़्यादा वर्कलोड ही इतना है कि किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो स्कूल मतलब जब स्कूल लाइफ होती है तो उस केस के अंदर क्या होता है भाई, सुबह 7 बजे घर से निकलो, ठीक है, रात को 11 बजे घर के अंदर घुसो और हर टाइम आप सिर्फ काम 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 ही कर रहे हो। तो उस केस के अंदर क्या आप कुछ इनोवेटिव करने के बारे में सोच सकते हो? वो अगर लाइफ के अंदर एक संडे भी आ रहा है तो आपके माइंड के अंदर ये चीज़ रहती है कि पहले जो क्लासेस मिस हुई हैं या कुछ भी हुआ वो क्लासेस कवर अप करनी है संडे को, ठीक है, उसके साथ साथ जो संडे का ऑलरेडी आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल पूरा करना है। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचा उस टाइम पर ये होता है कि यार थोड़ा रिलैक्स ही कर लेते, क्योंकि कल से फिर वही हैक्टिक शेड्यूल दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो उस केस के अंदर नहीं हो पाता ना, आप ग्रोथ के ऊपर या फिर इनोवेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। बट अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी, मेरा जो वर्कलोड है वो वर्कलोड थोड़ा सा बट गया, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर क्या आएगा, उस केस के अंदर मैं ग्रोथ के ऊपर इनोवेशन के ऊपर सोच सकता हूँ। रीज़न मेरे पास टाइम है ना, आई हैव सम स्पेयर टाइम। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ क्या होगा, वो जो मेरा वर्क बांटा गया होगा तो किसी पर्सन को वो वर्क दिया गया होगा, उसको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया करने को मिलेगा, और इन शॉर्ट एक नया पर्सन भी धीरे धीरे तैयार होता जाएगा हु कैन अश्योर कि हाँ जी ये काम अब ये पर्सन भी कर सकता है, ठीक है जी। तो सारी की सारी चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ये चीज़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन या ग्रोथ के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन होगी एंटरप्राइजेस की, भाई ग्रोथ के अंदर क्या होता है, पहले हम लोग जैसे अमूल को ले लीजिए, अमूल पहले दूध के लिए था, दूध के बाद दही, लस्सी, आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, कितनी चीज़ें बनाता है, बटर, कितनी सारी चीज़ें बनाता है अमूल, ठीक है जी। तो ये होती है आपकी क्या, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ हो रही है अमूल की। अब आइसक्रीम का अलग डिपार्टमेंट हो गया, चॉकलेट का अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो आप तो ऑलरेडी इस चीज़ को करते हुए आ रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंट्स बना रहे हो ना, वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट रहे हो, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ में, ठीक है जी, ये बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको क्रिएट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है जी। Organizational structure refers to that specific pattern of relationship which is created during organizing process, ठीक है जी। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मैनेजर और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जॉब पोजीशंस वगैरह, जो भी जॉब वगैरह असाइन करी गई हैं, जो अथॉरिटीज़ वगैरह दी गई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है, एक टाइप का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको बता दिया था भाई ये आपकी जॉब है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी की सारी चीज़ें, ओके। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट चीज़ आती है रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है जी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ आती है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बता सकता है मुझे कोई? बेसिकली ध्यान से सुनिए, असल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ आती है कि आपका एक मैनेजर और उसके अंदर कितनी सारे लोग हैं, ठीक है जी। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आती हैं ये चीज़ें। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजर और सुपीरियर। एक मैनेजर या सुपीरियर के थ्रू कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है, दैट कवर्स अंडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को वो कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है,
उतना क्या हो जाएगा, हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी, जितने कम एम्प्लॉयज को वो कंट्रोल कर पाएगा उतना हमारा टॉल स्ट्रक्चर होगा। यही चीज रहेगी, पक्का। अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम होगा, ठीक है जी, नैरो होगा, तो उसकी वजह से क्या होएगा, आपका स्ट्रक्चर टॉल होता जाएगा। ओके, और अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, वाइडर होगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होता जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती है। लाइक नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन डैश स्ट्रक्चर, तो टॉल स्ट्रक्चर। वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन डैश स्ट्रक्चर, तो वाइडर स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी वाइडर कह रहा हूँ, फ्लैट स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैनेजर है उसके नीचे बहुत सारे काम कर रहे हैं तो नैरो है या फिर वो है, मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं इफेक्टिवली मैनेज, तो नैरो होगा या फिर वो होगा? बेटा अगर बहुत सारे हैं तो वाइडर हो गया ना, तो फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। लाइक एक मैनेजर, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी, जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो ये क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि ये मैनेजर, उसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, फिर उन 3 के नीचे 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 कितने सारे लोग काम करेंगे, तो दैट इज टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा है तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर है तो फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी। देखो इसके अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग काम करते हैं, एक मैनेजर हो गया, बच्चे कितने, 9 लोग। अब अगर हमारे मैनेजर के नीचे लेट सपोज 5 लोग काम कर सकते हैं, मैनेजर जो है स्पैन ऑफ मैनेजर के अंदर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 5 लोग आ सकते हैं, तो फिर भाई वो वाइडर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उन 5 के नीचे सिर्फ एक एक पर्सन ही है। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं, तो फिर उन 3 के नीचे और 3 आएंगे, तो वो टॉल स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं, तो उन 2 के नीचे बाकी सबको प्लेस करना पड़ेगा, तो टॉलर होता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर होगा उतना फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा, जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो होगा उतना टॉल स्ट्रक्चर बनेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी। ओके जी, अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। तो द फर्स्ट थिंग इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उनको या तो ग्रुप्ड कर देते हैं या फिर उनके डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के बेस पर। ठीक है जी, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक फंक्शन के बेस पर, तो उसको क्या बोल दिया गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोल दिया गया। लेट से मैंने उसको डिवीज़न कर दी, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, R&D का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया। भाई मार्केटिंग अलग फंक्शन है, सेल्स अलग फंक्शन है, R&D अलग फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये फंक्शंस के बेस पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको क्या बोल दिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट होता है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर सुटेबल होता है, तो सबसे पहली चीज़ इसकी सुटेबिलिटी होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ एक और चीज़, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनमें वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो। सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट कि भैया अगर डील कर रहे हैं तो एक टाइप के प्रोडक्ट के अंदर ही डील कर रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे। ठीक है जी, और उसके बाद वहाँ पर ये कारगर सिद्ध होगा जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है जी, यानी कि अगर मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, मार्केटिंग में भी हाई डिग्री चाहिए, R&D में भी हाई डिग्री चाहिए, तो वहाँ पर क्या होएगा, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कारगर सिद्ध होगा। तो एडवांटेज ही, सबसे पहली एडवांटेज क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा इसकी वजह से। दूसरी एडवांटेज, कोऑर्डिनेशन आराम से इस्टेब्लिश हो सकता है। भाई अगर मार्केटिंग के अंदर सारे मार्केटिंग वाले ही लोग होंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन आराम से इस्टेब्लिश हो जाएगा। अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स वाले लोग होंगे, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सकता है।
ठीक है जी, ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट होता है मैनेजीरियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हेड्स होंगे वो पर्टिकुलर उन्हीं की फील्ड के होंगे, अपने काम में स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट कम से कम आएगी, क्योंकि जब आप अपनी फील्ड में बेटर हो, स्पेशलिस्ट हो अपनी फील्ड के, तो उस केस के अंदर आप उस काम को जल्दी भी करोगे और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट अपने आप ही कम आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? डिसएडवांटेजेस होती हैं जी, कई बार जो डिपार्टमेंट्स जब आप बना देते हैं ना स्पेशलाइज, तो वो लोग अपने डिपार्टमेंट को टॉप पर लाने के लिए काम करेंगे, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को ही इग्नोर कर दिया जाता है। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है जी, हमें तो मार्केटिंग के ऊपर मेजर फोकस रखना है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स के ऊपर फोकस रखना है। देखो कहीं ना कहीं जब ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अचीव होगा, लेकिन समटाइम्स ना ये उस अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में इतने ज़्यादा मशरूम हो जाते हैं या मशरूफ़ हो जाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से ऊपर निकलने के चक्कर में एक दूसरे को नीचे गिराने की सोचते हैं। ठीक है, और उस केस के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेट नुकसान होगा। भाई लेट्स से मैं कहता हूँ हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हर एक बच्चे के 100 आए, और हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल टारगेट भी यही है, लेकिन अब वो बच्चा ये सोचे कि भाई मेरे को अगर हायर नंबर लाने हैं तो कुछ भी करके बाकियों के कम नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या आएगा, नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा, हमारा होएगा, है ना। नुकसान तो हमारा होगा, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं सबके अच्छे नंबर आए, जब सबके अच्छे नंबर आएंगे तो इंडिविजुअली हमारा रिजल्ट भी अच्छा होएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट होता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। भाई जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिपार्टमेंट के अंदर विद इन द डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो तो ईजिली फॉर्म हो जाता है, बट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, उस कोऑर्डिनेशन को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है सेटअप करने में, क्योंकि एक डिपार्टमेंट हेड के अंदर ऑब्वियस सी बात है ईगो आ जाएगी, ठीक है, एरोगेंस आ जाएगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट हेड को कुछ भी नहीं समझेगा या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ नहीं समझेगा। ठीक है जी, तो इस चक्कर में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। देखो विद इन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, बट इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाता है विद इन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से, डिसएडवांटेजेस में पढ़ रहे हैं इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट इज कंप्लीट डेवलपमेंट करना एक हर्डल हो जाता है हमारे लिए, दैट इज़ हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो हर एक एम्प्लॉई है वो स्पेशलाइज बन जाता है जो पर्टिकुलर उसका काम है उस काम के अंदर, है ना, लेकिन बाकी कामों के अंदर उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती या वो बाकी काम कभी कर ही नहीं पाता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सीए फील्ड के अंदर एक चीज़ होती है कि जब आप बिग फोर्स में जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उठा करके ना आपको एक फील्ड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, भाई सेल्स के अंदर डाल दिया, किसी चीज़ के अंदर डाल दिया, एक फील्ड के अंदर डाल दिया, तो वहाँ पर उस फील्ड के अंदर तो आप माहिर हो जाओगे, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लोगे, लेकिन बाकी फील्ड के अंदर आपके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से कई बार आपका कॉन्फिडेंस बाकी सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा डाउन चला जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर पिछले 10-12 साल से सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर क्या आएगा, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा तो जो एक सब्जेक्ट के ऊपर उनकी 10-12 साल से ग्रिपिंग है ना, उस सब्जेक्ट के अंदर उनसे कुछ भी पूछ लो आप, आपको पता चलेगा येस ही इज स्पेशलिस्ट। ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद ये फील होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी डाउन है। ठीक है, चाहे वो उसके अंदर उन्हें आता सब कुछ हो, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना उस चीज़ से लिंक करे हुए, वही चीज़ यहाँ पर आती है। ये बात क्लियर। डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम इस स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं होल एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, जो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स के बेस पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को बना, देखो पीछे वाला जो था
उसके अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेस पर हम लोगों ने क्या करा था, स्ट्रक्चर बनाया था। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो भी फंक्शंस हैं उनके बेस पर स्ट्रक्चर बनाया। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डिविजन्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर पहली चीज आपका कहाँ पर काम करेगा, जहां पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो, ठीक है जी। फंक्शनल स्ट्रक्चर जब आप सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे थे या वन लाइन प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, डिविजनल स्ट्रक्चर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। लाइक आप गारमेंट्स में भी डील कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रहे हो, मेडिसिन में भी डील कर रहे हो, सोप्स में भी डील कर रहे हो, ठीक है, डिओड्रेंट्स में भी डील कर रहे हो, इस टाइप से। तो उस केस के अंदर क्या आएगा, आप इन सब के बेस पर अलग अलग चीज़ें बनाते हो, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर आ सकता है आपका, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर, ठीक है जी। लाइक अगर हम बात करें, अमूल ले लीजिए, उसने चॉकलेट का एक अलग डिपार्ट वो बनाया है, ठीक है, दूध का अलग बनाया, आइसक्रीम का अलग बनाया, सारी चीज़ों का अलग अलग आ जाएगा ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ये बात क्लियर। सुटेबिलिटी, ऐसी एंटरप्राइज जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही हो, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो एंड ग्रो की तरफ बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर यही स्ट्रक्चर उसके लिए कारगर है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें, डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्विक हो जाती है। क्यों क्विक हो जाती है बच्चे, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, जिस पर्टिकुलर आप फील्ड की बात करें, लाइक कॉस्मेटिक्स का डिसीजन लेना है, तो सिर्फ कॉस्मेटिक्स वालों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, बाकी किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गारमेंट्स का डिसीजन लेना है, सिर्फ गारमेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो डिसीजन के अंदर इंडिपेंडेंटली आप अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है जी। आपका क्या है, हर एक डिपार्टमेंट का रिजल्ट असेस करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो गारमेंट डिपार्टमेंट होगा उसका अलग से अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। जो आपका कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट होगा उसका अलग से अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा। तो इन सब के इंडिविजुअल रिजल्ट को असेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आप जब चाहो तब कर सकते हो। भाई मेरे को एक और नई वो फील्ड खोलनी है, जैसे कि डिओड्रेंट्स हो गए थे, अब मैं सनग्लासेस की भी फील्ड खोल रहा हूँ, ठीक है, तो आराम से खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये सारी की सारी चीज़ें। डिसएडवांटेजेस, कई बार क्या होता है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं अमंग द रिसोर्स एलोकेशन। भाई जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, उन रिसोर्सेज को क्या करेगा, डिवाइड करेगा अलग अलग, उसमें कॉस्मेटिक में, गारमेंट्स के अंदर, सोप्स के अंदर, डिओड्रेंट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो कई बार ये कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि ये कहा जाता है भाई उस डिपार्टमेंट को तो आपने ज़्यादा सोर्स दे दिए, हमारे को कम दिए हैं, ठीक है, या तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन, जो एक फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आपने डिपार्टमेंट बना दिए हैं, ठीक है, तो वो सेम काम हर कोई कर रहा होगा अलग अलग। लाइक मैं कहता हूँ कि हमें कोई मटेरियल मंगाना है, तो जो गारमेंट्स डिपार्टमेंट होगा वो अलग ऑर्डर देगा, ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग ऑर्डर देगा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग ऑर्डर देगा। तो भाई एक बात बताओ, इट माइट बी पॉसिबल वो जो सारा का सारा सामान है एक ही जगह से आना, लेकिन ऑर्डर अलग अलग जाएंगे, वहाँ का जो कैरेज का खर्चा आएगा वो भी सबका अलग अलग आएगा। तो उस केस के अंदर क्या चीज़ हो जाएगी, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन होगी। नेक्स्ट इज सेल्फिश एटीट्यूड, गारमेंट डिपार्टमेंट वाले का अपना अलग होगा, मेडिसिन वाले का अपना अलग होगा, कॉस्मेटिक वाले का अपना अलग होगा। तो उस केस के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ अपने लिए काम करेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, कई बार जो होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल्फिश एटीट्यूड आता है, क्योंकि हर एक जो हमारा डिवीज़न है वो चाहेगा कि मैं दूसरे डिवीज़न से आगे निकलूँ, और उस केस के अंदर सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है जी। उसे मतलब नहीं होगा दूसरे डिवीज़न का, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं होगा कि दूसरे डिवीज़न के पास थोड़े से फंड्स की कमी है तो ये वाला डिवीज़न कहता है अरे कोई बात नहीं आप हमारे से ले लो, हम हैं तो एक ही इंडस्ट्री के पार्ट ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, ये बात क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है जी। काफ़ी हद तक चैप्टर हमारा हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है तो ढंग से पढ़ेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल
in which the responsibilities, authority and mutual relationship among all the employees working in an enterprise are clearly defined. यानी कि एक इस टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटी हैं, रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में ऑलरेडी डिफाइन कर दी जाते हैं काफ़ी क्लियरली. ठीक है जी. क्रिएट डेलिबरेटली, मैनेजमेंट इसको खुद से क्रिएट करती है. ठीक है. उसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रिटर्न फॉर्म के अंदर भी रहेंगे. ठीक है जी. उसके बाद इट इज़ इम्पर्सनल, जिसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होता. ठीक है जी. इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होगा कि भाई क्या हुआ, हमने डिवीज़न करा था, उस डिवीज़न के अंदर क्या हुआ, एक हस्बैंड थे एक वाइफ थे. ठीक है. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने देते, अब उनका डिवीज़न इस तरीके से हो गया है कि भाई एक की जो शिफ्ट है वो अलग टाइम पर है, दूसरे की शिफ्ट अलग टाइम पर है. ठीक है. तो यहाँ पर इमोशनल एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा ना कोई. ठीक है. अगर इमोशनल एस्पेक्ट होता तो हम सोचते भाई दोनों की सेम टाइम पर शिफ्ट कर देते हैं, एज सच आने जाने के अंदर कोई इशू नहीं होगा. ठीक है. उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें कोई इशू नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं. लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है जी. उसके बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है, भाई आपकी ये अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसको क्यों बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है जी. एडवांटेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बता दिए जाते हैं. नेक्स्ट, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो सकता क्योंकि सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन करी गई होती है. यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू ये चल रहा है ईजिली, है ना, सब कुछ क्लियर है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा हमारी, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सारी सेटअप करी गई हैं, किस लिए करी गई हैं, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके. स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है. क्यों आ जाती है स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारे के सारे रूल्स और जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो सब एम्प्लॉयज़ को बता दी गई होती हैं. उसके साथ साथ फेयरली ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, है ना जी. जब साफ बता दिया गया है कि आपके ऊपर हेड कौन है, आपको किससे ऑर्डर लेने हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती. डिसएडवांटेज क्या आती है, जो वर्क होता है वो रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर कई बार अननेसेसरी डिलेज आते हैं. भाई लाइक अगर यहाँ पर रूल ये है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन है कि पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा, तो उस केस के अंदर डिले आएगा ना. ठीक है. तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर आपको बॉस से कोई परमिशन लेनी है तो उस केस के अंदर क्या है कि आपको पहले अपने हेड को अप्रोच करना पड़ेगा, आपका हेड जो है फिर बॉस को अप्रोच करेगा. ठीक है. बॉस फिर आपके हेड को अपना रिप्लाई देगा, वो भी रिटर्न फॉर्म में देगा. ठीक है जी. सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में हो रही है. लेट से मैं यहाँ से पहले मेल भेजूंगा अपने हेड को, मेरा हेड मेल भेजेगा बॉस को, बॉस फिर उस मेल का रिवर्ट करेगा मेरे हेड को, मेरा हेड फिर मुझे रिवर्ट करेगा. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है या नहीं है, हो सकता है इतने में तो जो रिवर्ट चाहिए था वो ख़त्म ही हो चुका है. ठीक है जी. तो ये चीज़ हो गई. इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है ना उन्हें सिर्फ वो करना है जो उन्हें बोला गया है, तो अपना इनिशिएटिव तो रहेगा ही नहीं एम्प्लॉयज़ का. नेक्स्ट, स्कोप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है. कैसे स्कोप लिमिटेड हो जाता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने में. रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्लेस कर रहे हो ना, वो एज़ पर दी स्ट्रक्चर एंड वर्क प्लेस कर रहे हो. ठीक है जी. तो उस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्कोप होता है आपका वो लिमिटेड हो जाता है. भाई जो टास्क है आपको सिर्फ वो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना. तो एक सेम काम आपको रोज़ जाना है, करना है, आना है, जाना है, करना है, आना है. स्कोप काफ़ी लिमिटेड हो जाता है. ठीक है जी. उसके अलावा आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे हो. ठीक है जी. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान से पढ़िएगा बहुत ज़्यादा. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको डेलिबरेटली एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं एस्टैब्लिश किया जाता, बल्कि ये कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, रिलीजियस या फिर आपस में जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं उनके थ्रू डेलिबरेटली अपने आप ही बन जाता है. ठीक है जी. या फिर फॉर्म हो जाता है. जिसका मेन पर्पस क्या होता है, जिसका मेन पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. ठीक है जी. साइकोलॉजी, देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे
फॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बना दिए जाते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, बट उन फॉर्मल स्ट्रक्चर के बीच में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वर्कर्स खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट। ठीक है जी, अपने इंटरेस्ट के बेस पर वो खुद से क्लियर कर लेते, बना लेते। ठीक है जी, जिसके अंदर क्यों बनाया जाता है, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, कि भाई एक देखो आप कहीं पर काम कर रहे हो तो एक दिमाग को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए, है ना जी। ऐसा नहीं ना कि आप कहीं पर काम कर रहे हो, वहाँ पर ना तो आपको किसी से बात करनी, ना कुछ, सुबह गए रात को आ गए, सुबह गए रात को आ गए, कितने टाइम तक ऐसे काम कर लो, हो ही नहीं सकता ऐसे। ठीक है, इवन आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे भी कहीं जा रहे हो, किसी जॉब पर जा रहे हो, तो आपके माइंड के अंदर आएगी कि यार एटलीस्ट किसी से तो मेरे को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब वो नया सीखते वक्त आपसे बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी, कुछ पूछना भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, तो कोई ना कोई तो आपको चाहिए। तो वो एज़ पर इंटरेस्ट वो चीज़ें बन जाती है, कई बार एज़ पर रिलीजियस बन जाती हैं, कि भाई जैसे कि मैं भी बनिया और फर्म के अंदर 4-5 बनी है, तो आपस में एक बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, या मैं भी उत्तम नगर से जा रहा हूँ और भी फर्म के अंदर 5-6 लोग हैं जो उत्तम नगर से जा रहे हैं, तो एक ग्रुप बन गया। ठीक है जी, कुछ मेरे वहाँ पर मुझे स्कूल फ्रेंड्स मिल गए, अपने आप ही ग्रुप फॉर्म हो गया, क्योंकि वो पहले से ही बना हुआ था। तो इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है, कुछ लोगों के आपके साथ वाइब्स जो होती हैं वो मैच हो रही हैं, ग्रुप बन गया। या फिर आप सेम डिपार्टमेंट के अंदर हो, धीरे धीरे आपके बीच में मतलब बातचीत हुई, तो आपकी वाइब्स मिल गई, ग्रुप बन गया। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो डेलिबरेटली नहीं बनाए जाते, बल्कि खुद से बन जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, द नेक्स्ट थिंग इज़ इसके फीचर्स। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बन जाता है खुद से। ठीक है, नेक्स्ट, कोई इसके अंदर रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, इसके अंदर कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती कि मैं पहले अपने हेड से बात करूँ, हेड बॉस से बात करूँ ना। इसके अंदर डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो इफ़ यू आर अंडर दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किसी से ही बात कर सकते हो ना। अगर आपका ग्रुप है तो ऐसा थोड़ी कि भाई हमारा ग्रुप है, हम दोनों की दोस्ती उस पर्सन के थ्रू हुई थी, तो अब वही पर्सन हमारी बात कराया, नहीं, कैसे भी हो सकती है, कोई भी किसी से बात कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट होता है कि ये पर्सनल होता है। दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ना, ये बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल। हम दिमाग के अंदर लोगों की जो इंडिविजुअल्स की फीलिंग है ना, उसके बेस पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता भी है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो फिर ये रहता है यार इसमें ना थोड़ा सा उसको फील होगा, चल छोड़, ट्राई करते हैं कि ना ही करें, है ना, ये चीज़ हो जाती है। एडवांटेजेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीडी काम होगा, क्योंकि कोई भी किसी को अप्रोच कर सकता है। दूसरे एडवांटेज, सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं आपकी जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स का क्विक सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि आप किसी से भी बात कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, है ना। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, और उसके अंदर हेजिटेशंस रहेंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से भी बात करनी पड़ेगी जिनको आप जानते ही नहीं। बट जो आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबको आप जानते हो, क्योंकि वो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आपने अपनी मर्जी से सेटअप करा, है ना। आप किसी ग्रुप में जाते हो, किसी ग्रुप के अंदर ऐड होते हो, तो अपनी मर्जी से ही तो ऐड ऑन हो रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बच्चे, इसके अंदर र्यूमर्स बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं। ठीक है जी, जो र्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी फैलते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो केयरलेसली बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है सिर्फ वर्क की बातें हो रही है, पर्सनल बातें भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक दूसरे तक बहुत जल्दी कन्वे हो जाती है। उसके बाद ये चेंजेस को रेजिस्ट करता है, यानी कि ये चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करता, रेजिस्ट करेगा कि नहीं यार ऐसे चेंज नहीं, वरना हमारा ग्रुप टूट जाएगा एंड ऑल दैट। जैसे कि 4 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, अब उनमें से एक दोस्त कहीं जा रहा है, तो फिर एक रहता है यार छोड़ना भाई, रहने दे, मत जा, ये वो, हमारा ग्रुप टूट जाएगा, तू मिलने नहीं आ पाएगा एंड ऑल दैट, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद ग्रुप इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। डिफरेंस आता है, सबसे पहली चीज़, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इनफॉर्मल जो होता है वो एक नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का, जो कि ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। नेचर की बात करें, फॉर्मल रिजिड होता है और इनफॉर्मल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। फिर स्टेबिलिटी की बात करें, फॉर्मल जो होता है वो स्टेबल होता है, इनफॉर्मल जो होता है अनस्टेबल होता है।
ठीक है। अथॉरिटी की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एज पर योर पोजीशन आपको अथॉरिटी दी जाती है, इनफॉर्मल के अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ के बेस पर अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है जी। एड्रेंस टू रूल्स की बात करें तो जो भी रूल्स को वायलेट करता है उसको पनिशमेंट या पेनल्टीज लगती हैं फॉर्मल के अंदर, इनफॉर्मल में कोई पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं होती। कम्युनिकेशन के फ्लो की बात करें तो स्केलर चेन के थ्रू होएगा फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में कोई ऐसा पर्टिकुलर रूट नहीं होता, किसी भी तरीके से बात की जा सकती है। पर्पस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फॉर्मल बनाया जाता है, और पर्सनल साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इम्पर्सनल बनाया जाता है। फॉर्मेशन की बात करें, डेलिबरेटली फॉर्म होता है पर्सनल और इंटरेक्शन के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू फॉर्म होता है इम्पर्सनल। स्ट्रक्चर की बात करें, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल का, और नो क्लियर कट स्ट्रक्चर होता है इनफॉर्मल का। ठीक है जी। फ्लो ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो टॉप से बॉटम की तरफ जाती है फॉर्मल में, इनफॉर्मल के अंदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे भी जा सकती है। ठीक है जी। वहीं पर बात करें इंटरडिपेंडेंस, तो फॉर्मल जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, क्योंकि खुद से आप डेवलप कर रहे हैं उसको, डेलिबरेटली डेवलप करा जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वो डिपेंड होता है फॉर्मल के ऊपर। जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसके अंदर जब आपकी पोजीशंस फिक्स कर दी जाती है, तो वहाँ पर जिन लोगों के कॉमन आपस में वो मैच करती हैं वाइब्स, तब जा करके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, अगर प्रोसेसेस नहीं आते हैं या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं आता है। और कहीं ना कहीं इस चैप्टर की वेटेज बाकी जो आपके पिछले चैप्टर थे उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है टॉपिक। ध्यान से सिर्फ आपको चीज़ों को सुनना है, ना तो आपको नोट्स अभी रीड करने कुछ करना, सिर्फ चीज़ों को सुनिए, आपको अपने आप ये क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज़ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी होती क्या? अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप सामने वाले पर्सन को क्या दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं टू टेक डिसीजन। ठीक है जी। अब जब आप डिसीजन लेने की उसको पावर दे रहे हैं तो दैट इज अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी के अंदर डेलीगेशन का प्रोसेस होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी। पहले आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई आप डिसीजन ले सकते हो, फिर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि भाई आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, आपको ये काम करना है, इतने टाइम तक ये काम करना है। और अकाउंटेबिलिटी की जब आप वो काम नहीं करोगे या कर दोगे तो जवाबदेही होगी कि आपको जो काम असाइन करा गया है उसके लिए आपकी आंसरेबिलिटी, कि भाई ये काम हुआ तो भी आपको आंसरेबिलिटी करनी है, नहीं हुआ तो भी आपको आंसरेबिलिटी करनी होती है। ठीक है जी। ये होती है आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी जाएगी, उसके बाद आपको अथॉरिटी दी जाएगी उस काम को करने की, और फिर जा करके अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करा जाएगा। ठीक है। पढ़ते हैं हम इसी ऑर्डर में कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। लेकिन डेलीगेशन कैसे करा जाता है, पहले आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि भाई ये काम आपको करना है, फिर उस काम को करने के लिए आपको पावर दी जाएंगी कि आप इस काम को इस मतलब ये पावर है आपके पास कि कर सकते हो, फिर आपको एक अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो अपने आप ही वो काम नहीं हो पाएगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, आप काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जी मेरे को कह दिया आपको वर्ल्ड बैंक के अंदर जा करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है, अथॉरिटी है नहीं वर्ल्ड बैंक में जाने की, कहाँ से रिपोर्ट तैयार करेंगे? ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो यही मेजर चीज़ है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। ये बात याद रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, हो सकता है ये सेम एग्जांपल आपको आपके केस स्टडी में मिल जाए पेपर के अंदर, माइट बी पॉसिबल, हल्का सा चेंज हो बस, कि इफ़ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल ऑफ 100 यूनिट्स पर डे। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर को डेलीगेट कर मतलब कह रहा है कि भैया आपको 100 यूनिट पर डे की सेल करनी है, ठीक है जी, द मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट्स दिस टास्क टू डेप्यूटी सेल मैनेजर।
मार्केटिंग मैनेजर ने ये टास्क किसको दे दिया, डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को, ठीक है जी, जो कि अपने इस टारगेट को अचीव करने में हो गया फेल। ओके जी, मार्केटिंग मैनेजर विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है जी, दस अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस चीज को है क्या है भाई। देखो, मार्केटिंग मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को ये टास्क दिया है कि आपको 100 यूनिट्स पर डे बेचनी है, ठीक है जी, और मार्केटिंग मैनेजर को तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो मेजर हेड था उसने ये काम बोला था, तो मार्केटिंग वाले ने सेल्स वाले को दे दिया और उसको वो अथॉरिटी भी दे दी होगी कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी जो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है फेल हो जाता है उस काम को करने में, तो पहले सेल्स वाले को जवाबदेही देनी पड़ेगी मार्केटिंग वाले को, क्योंकि उसने उसको अथॉरिटी दी थी, और फिर मार्केटिंग वाले को चीफ एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेजर रोल तो उसी का था ना, उसी ने तो मार्केटिंग वाले को कहा था कि भाई ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो जो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है जी। अकाउंटेबिलिटी ऊपर की तरफ होती है, अथॉरिटी नीचे की तरफ होती है। अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि जिस पर्सन ने आपको अथॉरिटी दी है उस पर्सन के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपको जवाबदेही उसी पर्सन को देनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर फ्लो की बात करें तो अथॉरिटी का डाउनवर्ड फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का अपवर्ड फ्लो होता है, ठीक है जी। ओरिजिन की बात करें तो अथॉरिटी जो है आपकी पोजीशन से अराइज होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको अथॉरिटी डेलीगेट करी गई है उससे अराइज होगी, और अकाउंटेबिलिटी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी गई है उससे अराइज होगी, ठीक है जी। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझो और आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़, फ्लो समझ में आ गया, अथॉरिटी का डाउनवर्ड होता है, बाकी दोनों का अपवर्ड होता है। ओरिजिन की बात करते हैं, आपके पास पावर कहाँ से आएगी, जिस पोजीशन पर आप हो तभी आपके पास पावर आएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, अगर आपको कोई अथॉरिटी दे दी गई है तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी, तभी आपको एक अथॉरिटी दी गई है। अकाउंटेबिलिटी क्यों आई है, क्योंकि आपको एक काम दिया गया है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसी वजह से आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आई है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है जी। आप उससे कैसे विड्रॉ हो सकते हो, मतलब कि बाहर कैसे निकल सकते हो, तो सीधी चीज़, अगर आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, तो आप उससे कभी विड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है जी। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उससे बीच में विड्रॉ नहीं हो सकते जब तक कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट ना कर दें। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी, आप यहाँ से विड्रॉ हो सकते हो किसी भी टाइम नोटिस दे करके, भाई मैंने काम ही छोड़ दिया तो मेरी अथॉरिटी खत्म, अथॉरिटी खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी हुई है तब तक आप उनसे विड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है जी, ये बात याद रहेगी, पक्की पक्की बात। एडवांटेजेस क्या होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो आपके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका वर्कलोड कम हो जाता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं क्योंकि उनको आपने अथॉरिटी दिया है तो उनकी डेवलपमेंट होती है, डिसीजंस जो होते हैं क्विक एंड बेटरली लिए जाते हैं क्योंकि पावर को बांट दिया गया है, जब पावर को बांट दिया जाएगा तो बेटर डिसीजन लिए जाएंगे, जल्दी लिए जाएंगे। सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनका मोराल काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि भाई उन लोगों को कुछ पावर्स दी जा रही हैं, उन लोगों के ऊपर विश्वास जताया जा रहा है, तो अपने आप मोराल हाई हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है जी, ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन काइंड ऑफ ना हमें सेम सा लगता है, इसीलिए यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अथॉरिटी का एट एवरी लेवल एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। जब मैं पावर जो है उस पावर अथॉरिटी को हर एक लेवल पर और हर एक डिपार्टमेंट के बीच में सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो उसे क्या बोला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ सेंटर्स टू टेक डिसीजंस आर इंक्रीज्ड, ठीक है जी। जैसे आपको याद होगा 2020 के अंदर सिर्फ मोदी जी डिसीजन ले रहे थे, 2021 के अंदर हर एक स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिसीजन ले रही थी कोविड के अंदर, लॉकडाउन के, ठीक है जी।
तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो इनिशिएटिव होता है ना सबऑर्डिनेट्स के बीच में, वो इंक्रीज हो जाता है या हम डेवलप करते हैं। भाई अब मैं पावर जो है, अगर लेट्स से कोई डिसीजन लेने की पावर मैं अपने किसी सबऑर्डिनेट को दूंगा, तो काइंड ऑफ अब उसके अंदर एक इनिशिएटिव आएगा कि हाँ उसे खुद से डिसीजन लेना है, क्योंकि अब उसके पास पावर आई है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एक क्विक एंड बेटर डिसीजन लिया जाएगा, जल्दी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अब उसे बार बार मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा, मैंने उसको कह दिया भाई आप अपनी मर्जी से डिसीजन लो। ठीक है, उसके बाद जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उसका वर्कलोड कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैनेजीरियल डेवलपमेंट होएगी, भाई जो नीचे वाली पोजीशन के लोग हैं उनके पास भी नए नए मैनेजीरियल स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। और लास्ट कंट्रोल काफ़ी बेटर हो जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक आता है दैट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ही सेम चीज़ें पढ़ी हमने, डेलीगेशन में भी सेम पढ़ी, डिसेंट्रलाइजेशन में भी। तो भाई देखिए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जो डेलीगेशन है वो एक कंपलसरी एक्ट होता है, आपको अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना ही पड़ता है, तभी तो सामने वाले से काम करवा पाओगे। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है जी, डिसेंट्रलाइजेशन आपकी मर्जी है, आप अपनी पावर्स को नीचे बांटना चाहते हो या नहीं बांटना चाहते। भाई मैं उस पर्सन को कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले लो, या उसको कह रहा हूँ नहीं बार बार मुझसे पूछने आओ, जो मैं कहूँगा वही डिसीजन लिया जाएगा, तो ये मेरी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो डेलीगेशन में कम फ्रीडम होती है, क्योंकि जो डिसीजंस हैं वो सुपीरियर्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि उन्होंने हमें पावर दे दी है, तो फ्रीडम बढ़ जाती है। स्टेटस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर टास्क और अथॉरिटी को शेयर करा जा रहा है। ठीक है, वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो एक टाइप से रिजल्ट होता है किसी पॉलिसी डिसीजन का, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ली है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वी आर गोइंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से आपके पास पावर आई। ठीक है, बट जो डेलीगेशन होता है उसके अंदर क्या है, कोई टास्क आपको दिया गया है जिसकी वजह से आपको वो काम करना, आप कैसे अथॉरिटी है, जब वो टास्क खत्म हो जाएगा आपकी अथॉरिटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का स्कोप नैरो होता है, क्योंकि पर्टिकुलर टास्क के लिए आपके पास पावर आई है, बट जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसका स्कोप काफ़ी वाइडर होता है। पर्पस की बात करें तो डेलीगेशन का पर्पस होता है मैनेजर का बर्डन कम करना, वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका रोल थोड़ा सा इंक्रीज करना और टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्कलोड कम करना। ठीक है जी, इसीलिए जो डेलीगेशन था उसका स्कोप नैरो था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ टॉप लेवल का वर्कलोड कम हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल को और ज़्यादा क्या हो रहा है, उनका स्कोप वाइडर कराया जा रहा है, उन लोगों का मेंटल होरिजन बढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, दैट्स इट, हमारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इतना सही है। ठीक है, अब इसको ढंग से आप लोग पढ़िए और ऑल द वेरी बेस्ट।